दोस्तों नमस्कार। यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कोपेन ने जो पूरे विश्व को जलवायु प्रदेशों में जो विभाजित किया है, उन जलवायु प्रदेशों को विभाजन का जो मुख्य आधार किसको माना है, वर्गीकरण किस आधार पर बताया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कोपेन की। कोपेन का पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन। कोपेन का पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन, जो जर्मनी का एक प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान नेता है। कहाँ का रहने वाला था ये? जर्मनी। कोपेन जर्मनी का एक प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान नेता थे और इन्होंने विश्व के संदर्भ में अपना प्रथम जो जलवायु वर्गीकरण है उसका प्रतिपादन 1918 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण जो आधार जो प्रस्तुत किया था, सबसे पहले 1918 में किया था। 18 के बाद इन्होंने अपने वर्गीकरण में 1931 में संशोधन किया और 31 के बाद में इन्होंने 1936 में अपने जलवायु वर्गीकरण 1936 ईस्वी में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण संशोधन का कार्य किया है। और इनका जो 1936 के बाद में जो संशोधन का कार्य हुआ है वो 1953 ईस्वी में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत सन 1953 के अंतर्गत संशोधन का कार्य किया है, जिसको कोपेन गीगर-पाल के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से कोपेन गीगर-पाल का जलवायु वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के पश्चात उन्होंने देखो जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए निर्धारण के लिए इन्होंने एक तो औसत मासिक व वार्षिक तापमान, मासिक व वार्षिक तापमान, इसके साथ ही वार्षिक वर्षा, औसत मासिक व वार्षिक तापमान और वर्षा को महत्वपूर्ण माना है। और वर्षा के साथ ही इन्होंने अपने इस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत तापमान के साथ साथ वनस्पति को अंतर संबंध को स्थापित किया है। इसको संबंधित किया है अंतर संबंध को। तापमान का वनस्पति के साथ जलवायु के संदर्भ में अंतर संबंध स्थापित किया है और अंतर संबंधों के आधार पर इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए या वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है। बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है और इन अक्षरों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण माने हैं उसके अंतर्गत आपका आता है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में सबसे पहले ए, बी, सी, डी और ई शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ ही उन्होंने कुछ छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है उसके अंतर्गत इन्होंने ए को बताया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या नाम दिया है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऐसे प्रदेश तो ए श्रेणी में आते हैं, इस प्रकार के हो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रकार के हो। इन प्रदेशों की इन्होंने स्थिति बताई। एक जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है, उन प्रदेशों में वर्ष भर उन प्रदेशों के अंतर्गत वर्ष भर जो औसत तापमान वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है तापमान? 18 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्ष भर रहता है औसत आधार पर ना। उसके बाद में बी जलवायु प्रदेश बताया। बी जलवायु प्रदेश को कोपेन ने शुष्क जलवायु के नाम से बताया। किसके नाम से बताया है? शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से बताया। और शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता आप लोग जानते हो। शुष्क जलवायु प्रदेश की जो विशेषता होती है ये होती है कि इसमें वर्षा की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण का कार्य अधिक होता है। वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण का कार्य अधिक होता है। वो शुष्क जलवायु का क्षेत्र होता है जिसमें वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण का कार्य अधिक होता है।
सी जो जलवायु प्रदेश आता है, सी जलवायु प्रदेश को इन्होंने आर्द्र शीतोष्ण की स्थिति में बताया। आर्द्र शीतोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और आर्द्र शीतोष्ण का इसको हमें उष्ण शीतोष्ण या समशीतोष्ण के नाम से भी जानते हैं कि आर्द्र शीतोष्ण जो जलवायु प्रदेश होता है, उस जलवायु प्रदेश के बारे में उन्होंने बताया ऐसे क्षेत्रों में जो गर्म माह का तापमान, जो औसत रूप से जो गर्म महीना रहता है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। जबकि अगर किसी ठंडे महीने की बात करते हैं कि वर्ष का जो ठंडा महीना होगा, सी जलवायु प्रदेश का ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, तो सी जलवायु प्रदेश होता है। सी जलवायु प्रदेश की स्थिति बताई है इन्होंने कि वर्ष का सबसे ऐसा गर्म महीना जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जबकि ठंडे महीने का तापमान रहता है कितना, 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम। उसके बाद में देखो डी जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं डी जलवायु प्रदेश की। डी जलवायु प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको हम शीतल हिमवन जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके नाम से शीतल हिमवन जलवायु प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश होता है जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 3 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। कि ऐसा प्रदेश होता है सी जलवायु प्रदेश जिसमें शीतल हिमवन प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है और अधिकतम जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से और न्यूनतम तापमान रहता है 3 डिग्री सेल्सियस से कम। ये डी जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है। इसके बाद में होता है ई जलवायु प्रदेश। ई जलवायु प्रदेश वो होता है जो ध्रुवीय जलवायु के क्षेत्रों में पाया जाता है, कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली स्थिति का पाठ, जिसको हम ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान, किसी भी महीने की हम बात करें, वर्ष भर जो तापमान रहता है वो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, वो आपका ई जलवायु प्रदेश होता है जिसको ध्रुवीय जलवायु प्रदेश की श्रेणी में लिया जाता है। देखिए इसके बाद में ये तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के 5 महत्वपूर्ण बड़े अक्षर हो गए। इसके अलावा कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया था 1953, कोपेन डीगरपाल के नाम से जाना जाता है। इस समय इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत अंग्रेजी के एक बड़े अक्षर का और प्रयोग किया जिसको एच के नाम से जाना जाता है, एच जलवायु प्रदेश। इसे उच्च भूमि का पार्ट भी कहते हैं। उच्च भूमि की धरातल पे उच्च भूमि का पार्ट या किसी पर्वत का ऊपरी पार्ट हो सकता है, तो उच्च भूमि का क्षेत्र होता है। और इस उच्च भूमि का जो क्षेत्र होता है ना, उस उच्च भूमि की विशेषता ये रहती है कि उच्चता के कारण हमेशा शीत की स्थिति बनी रहती है। किसकी स्थिति बनी रहती है? शीत की स्थिति, या शीत प्रकार की स्थिति बनी रहती है। ये कोपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत, जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत अंग्रेजी जो बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है वो बड़े अक्षर इस प्रकार है। इसके अलावा इन बड़े अक्षरों के अलावा कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है, जिसमें देखो जैसे ए आता है, बी आता है, सी और छोटा डी, स्मॉल डी, ये चारों शब्द स्मॉल लेटर में है। ए बी सी और डी स्मॉल लेटर के शब्द है, इनका संबंध हमेशा तापमान से रहता है। किससे रहता है? तापमान की स्थिति से रहता है ना। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंदर बड़े और छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया, जैसे कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू आता है। एस का तात्पर्य यहाँ पे किससे होता है? स्टेपी प्रकार की जलवायु से। किससे होता है? स्टेपी प्रकार की जलवायु। कैपिटल एस आ रहा है तो स्टेपी प्रकार की जलवायु है। अगर कैपिटल डब्ल्यू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु होती है। इसके अलावा और भी आगे अगर बात करें तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में से स्मॉल लेटर में एस शब्द दिया है, डब्ल्यू दिया है, स्मॉल लेटर में एच दिया है, आर आता है, एफ आता है और एम आता है। इसके अलावा के आता है। ये अंग्रेजी के छोटे अक्षर जिसका भी कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में प्रयोग किया है। सबसे पहले आता है अंग्रेजी भाषा का छोटा एक्स, एस या
इसको हम स्मॉल लेटर कैसे कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है ग्रीष्मकाल शुष्क, यानी ऐसा जलवायु प्रदेश जहाँ पर ग्रीष्मकाल की स्थिति हमेशा किस प्रकार की पाई जाती है, शुष्क प्रकार, क्योंकि जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होगी, ग्रीष्मकाल शुष्क रहेगा। तो कि अगर डब्ल्यू आ रहा है, छोटा डब्ल्यू आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में वर्षा हमेशा ग्रीष्मकाल में होती है। इसके अलावा जैसे आर की बात करते हैं, आर का मतलब होता है जैसे ऐसा प्रदेश जो हमेशा साल भर वर्षा की स्थिति को बताए, वर्ष भर वर्षा बताए, साल या वर्ष भर वर्षा की स्थिति को बताता है। एफ बराबर होता है कि एक ऐसा प्रदेश जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु का विश्व रेखीय जो प्रदेश है वहां पर मुख्य रूप से वर्ष भर प्रत्येक दिन वर्षा होती है, वर्ष के प्रत्येक दिन वर्षा की स्थिति पाई जाती है। एम शब्द जो दिया है वो एम शब्द मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु को बताता है। किसको बताता है? मानसूनी जलवायु के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। के जो शब्द आया, के और एच जो शब्द आता है ये मुख्य रूप से किसको बताएगा? ये एच शब्द आता है उष्णकटिबंधीय स्थिति वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में गर्म स्थिति वाले क्षेत्र, गर्म प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु में गर्म प्रदेश के एच का प्रयोग होता है। जबकि अगर मध्य अक्षांश का क्षेत्र है तो मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों के साथ के शब्द का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है के शब्द का प्रयोग मध्य अक्षांशीय जलवायु के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इस प्रकार से कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ ही छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है, जो इस प्रकार से है ना। अगर आगे हम बात करें तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का विभाजन का कार्य किया है। और विभाजन में देखो विभाजन की स्थिति किस प्रकार पाई जाती है। जैसे सबसे पहले आता है ए जलवायु प्रदेश, कौन सा आता है? ए जलवायु प्रदेश। ए जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोपेन ने 3 प्रकार के जलवायु प्रकारों को विभाजन किया है। सबसे पहले इसमें से एएम दिया, एएम के बाद में जैसे एएम दे दिया और एएम के बाद में एडब्ल्यू दे दिया। ये 3 प्रदेश बताए हैं। एएम का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र, एम बराबर होता है मानसूनी जलवायु का क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु एएम, ठीक है। एडब्ल्यू बराबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु का पार्ट, आर्द्र व शुष्क, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ऐसा क्षेत्र शीतकाल के दौरान शुष्क रहता है ना। डब्ल्यू बराबर शीतकाल शुष्क हो गया, तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा? एएफ बराबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी यहाँ पर प्रत्येक वर्षा, प्रत्येक जो ऋतु होती है उस ऋतु में वर्षा की स्थिति पाई जाती है ना, तो आर्द्र प्रदेश होते हैं, ठीक है ना। तो ए जलवायु प्रदेश को यहाँ पर कोपेन महोदय ने 3 पार्ट में विभाजित किया। एएफ जलवायु प्रदेश, एएफ को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है। उसके बाद में है एएम जलवायु प्रदेश, एएम को यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल के दौरान वर्षा नहीं होती। क्योंकि स्मॉल लेटर में डब्ल्यू आया तो स्मॉल लेटर के डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है कि शीतकाल हमेशा क्या रहता है? शुष्क रहता है, तो वर्षा की मात्रा पाई जाती है ग्रीष्मकाल। उसके बाद में है बी जलवायु प्रदेश, कौन सा जलवायु प्रदेश? बी जलवायु प्रदेश। और बी जलवायु प्रदेश को हम शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इस प्रदेश की स्थिति यह है बी जलवायु प्रदेश की कि यहाँ पर हमेशा वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा पाई जाती है। वर्षा न होकर के धरती पे जो नमी पाई जाती है ना, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो पूरा प्रदेश में हो जाता है एक रेगिस्तान में बदल जाता था, मरुस्थलीय स्थिति के क्षेत्र में बदल जाता है। इस प्रदेश की स्थिति बताई गई कि जो प्रदेश है ना 2 भागों में विभाजित होता है। जैसे एक होता है आपका जैसे इसको 2 पार्ट में, जैसे 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र, और 35 से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों का क्षेत्र। इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है जैसे आपका उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र। और एक हो जाता है आपका मध्य अक्षांश का क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा? मध्य अक्षांशीय जलवायु का क्षेत्र। अगर
आगे वर्गीकरण की बात की जाए, बी जलवायु प्रदेश के अगर आगे की वर्गीकरण की बात की जाए तो बी जलवायु प्रदेश को जैसे हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक हो गया जैसे उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु को हम बी एस और एच के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगर आता है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को हम बी डब्ल्यू और एच के नाम से जानते हैं। बी एस एच आ रहा है तो ये उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु का क्षेत्र हो गया। अगर बी डब्ल्यू एच आ रहा है तो बी डब्ल्यू एच इसको बताएगा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु का प्रदर्शन करता है। उसी के साथ ये तो होगी 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच की बात है। उसके बाद में अगर हम बात करें 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र की अगर बात करें वो क्षेत्र आता है मध्य अक्षांशीय प्रकार का। कैसा क्षेत्र होता है वो मध्य अक्षांशीय प्रकार। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र को बी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को दो में बांट दिया, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उसी प्रकार बी जलवायु प्रदेश का जो दूसरा वर्गीकरण 35 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में आता है उस क्षेत्र को हम मध्य अक्षांशीय जलवायु के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस मध्य अक्षांशीय जलवायु का जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक कहा जाता है आपका कौन सा बी एस और के, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा बी डब्ल्यू के, अर्थात एक हो जाएगा आपका मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, और दूसरा हो जाएगा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु हो जाएगी? मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। जैसे अगर मरुस्थल की बात करें ना, जैसे मरुस्थल की हम बात करते हैं तो संसार में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं और एक मध्य अक्षांशीय मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो गर्म मरुस्थल होते हैं और एक शीत मरुस्थल होते हैं। इसी प्रकार स्टेपी प्रदेश भी दो प्रकार की स्थिति में पाए जाते हैं, तो एक गर्म स्टेपी प्रदेश होता है और एक मध्य अक्षांशीय जो प्रदेश होता है वो भी स्टेपी प्रकार का होता है ना। यहाँ पर बी जलवायु प्रदेश को 15 से 35 डिग्री, 35 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशीय के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से बी जलवायु प्रदेश को हमने यहाँ पर 4 पार्टों में विभाजित कर दिया। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु ना। इसके बाद में देखो सी जलवायु प्रदेश, सी जलवायु प्रदेश की हम बात करते हैं। जो सी जलवायु प्रदेश है, सी जलवायु प्रदेश इसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है ना, आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र जो समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश होता है इसको जैसे हम 3 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें सी एंड ए, उसके बाद में आता है सी एस जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, इस प्रकार की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु को सी एस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये आता है सी एस, ये समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु के क्षेत्र है जो मुख्य रूप से शीतल ह्यूमन प्रकार की जलवायु से संबंधित है। इसके बाद आता है डी जलवायु प्रदेश। जो डी जलवायु प्रदेश है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? डी जलवायु प्रदेश शीतल ह्यूमन प्रकार की जलवायु का पार्ट होता है। और डी जलवायु को बनाने के लिए भगवान ने ऐसे डी और डी एफ, तो ये डी डब्ल्यू ए डी एफ ए डी जलवायु प्रदेश का वर्णन करता है। इसके बाद आगे जलवायु प्रदेश ई को ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और ये ई जलवायु प्रदेश है, इसको 2 पार्टों में विभाजित किया गया। कितने पार्टों में? 2 पार्ट। एक आता है आपका ई जलवायु प्रदेश और एक आता है ई एम जलवायु प्रदेश। एक तो टुंड्रा प्रदेश की ओर क्षेत्र का पार्ट है
उसके बाद जैसे एच आता है, एच जो जलवायु प्रदेश है वो मुख्य रूप से उच्च भूभाग को बताता है, और उच्च जो भाग होते हैं पर्वतीय उच्च भाग जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हिमाचल की पाई जाती है, उन प्रदेशों का वर्गीकरण करने वाले विभाग है वो एच जलवायु प्रदेश का विभाग है। इस प्रकार से बोलते हैं अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत ए, सी, डी और ई इन 4 प्रदेशों की जो स्थिति बताई है, 4 प्रदेशों का वर्गीकरण अलग प्रकार से बनाया है, क्योंकि बी प्रदेश की जो स्थिति बताई है वो वर्षा के आधार पर बताई है, इसके आधार पर वर्षा और तापमान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो सामान्य शब्दों के आधार पर कह सकते हैं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से सबसे पहले कब आया था, 1918 में वर्गीकरण किया, 31 में संशोधन किया, उसके बाद 1930 में, उसके बाद में 1991 में संशोधित का कार्य किया है। हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में बात की कि कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण अंग्रेजी 5 बड़े अक्षर का प्रयोग किया, उसके बाद संशोधन किया, जलवायु प्रदेश आया। ये जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है मुख्य रूप से मात्रात्मक और आनुभाविक पद्धति के आधार पर लेता है, इसके आधार पर मात्रात्मक और आनुभाविक पद्धति के आधार पर ये वर्गीकरण दिया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, और जो जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जो प्रदेशों का निर्धारण किया गया है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।